हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 138 जो कि कहती है खाते में अपर्याप्त निधियों के कारण चेक का अनादरण। पराक्रम लिखक अधिनियम की धारा 138 बात करती है चेक बाउंस के रिलेटेड मामले में। यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और लाइक एंड शेयर करें, जिससे मैं इंकरेज होता हूं आगे आने वाली वीडियो में बनाने में। तो आपको पसंद आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसे लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार धारा पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 क्या कहती है? ये कहती है खाते में अपर्याप्त निधियों के कारण चेक का अनादरण, यानी चेक बाउंस हो जाना। किसी भी बैंक का लेखीवाल द्वारा किसी पाने वाले को चेक दिया जाता है तो उसको देने के समय वो पाने वाला चेक कहीं बैंक में ले जाता है और बैंक वाले कहते हैं दो कारणों से। पहला कारण बैंक द्वारा संदा किए बिना या इस कारण लौटा दिया जाता है। पहला पॉइंट है जो धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है। सीधी सी बात यह है कि जिस धनराशि का उसे चेक दिया गया है वो धनराशि उसके खाते में है ही नहीं, लेखीवाल के खाते में नहीं है, यानी अपर्याप्त है। दूसरा पॉइंट कहता है वह उस रकम से अधिक जिसका बैंक के साथ करार द्वारा ठहराव है, यानी ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया गया है लेखीवाल के द्वारा बैंक के साथ कि इतनी पेमेंट आपको चेक के माध्यम से नहीं की जाएगी, या कोई ऐसा ठहराव कर लिया गया है, तो ठहराव की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हम पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं वो इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। और लेखीवाल कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, ऊपरीवाल कौन से सेक्शन में आता है, पाने वाला किस सेक्शन में आता है, जिक्रीवाल किस सेक्शन में आता है, और पराक्रम में लिखित किस सेक्शन के द्वारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देखा जाता है, उसकी डेफिनेशन किसमें है, और यह प्रावधान किस दशा में लागू होता है, तो उसका प्रोवाइजो भी हम देखेंगे। और इसको देखेंगे इसमें दंड कितना दिया गया है, तो दंड वगैरह की भी बात करेंगे। और इसके सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 18 भी क्या कहता है, यानी जब कोई राशि उस चेक पर लिखी गई है तो अंकों में और शब्दों में जब किसी प्रकार की भिन्नता आती है तो हम किस मतलब राशि का इस्तेमाल करेंगे, अंक वाली कि शब्दों वाली, तो उस पर ही बात करेंगे। पहला पॉइंट आता है इसमें कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को मतलब कोई भी व्यक्ति आ जाता है, इसमें एनी पर्सन की बात आती है, यहाँ किसी व्यक्ति द्वारा। दूसरा पॉइंट आता है किसी ऋण या दायित्व के पूर्णता भागता उन्मोचन के लिए, यानी जिस व्यक्ति ने लेखीवाल ने इस किसी व्यक्ति का मतलब आएगा, इस किसी व्यक्ति में आप ध्यान रखें लेखीवाल जो चेक देता है। लेखीवाल, अगर लेखीवाल को आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 7 में आके पढ़ेंगे। लेखीवाल का मतलब क्या होता है, सेक्शन 7 में आप पढ़ें डायरेक्ट में, उसमें लिखा है विनिमय पत्र या चेक का रचयिता उसका लेखीवाल कहलाता है। संदाय करने के लिए तद द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ऊपरीवाल कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि विनिमय पत्र चेक का रचयिता उसका लेखीवाल कहलाता है। बेरेट जे कहता है, यानी चेक का जो रचयिता होता है वो कौन कहलाता है, लेखीवाल। उसके बाद मैं आऊंगा इसके दूसरे, ऐसा कोई चेक जो धनराशि संदाय के लिए हो, यानी ऐसा जो चेक जो दिया जाता है वो किसी धनराशि संदाय के लिए होता है कि उस धनराशि की भुगतान उस चेक द्वारा किया जा सके। इसमें आगे चौथा पॉइंट आता है कि बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है, यानी बैंक द्वारा क्या कहकर लौटा दिया जाता है, उन दो की बात करेंगे अपन। यानी चेक तो लौटाता ही, चेक के संग वो मेमो भी लगाता है कि मेमो का मतलब एक तरीके से सूचित करता है कि ये चेक इस कारण से लौटा दिया गया है। तो उसमें दो पॉइंट आते हैं इस धारा के प्रावधान के अंतर्गत। हम 2 पॉइंट को पढ़ेंगे, बाकी हम बात नहीं करेंगे, हम केवल धारा पर बात कर रहे हैं कि धारा में क्या लिखा है। धारा में 2 पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं, यानी एमसीक्यूज में डायरेक्ट ये पूछा जाता है, डायरेक्ट आता है, और मेंस के हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही फ्रेम करके लिखेंगे तब भी आपके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसमें पहला कारण लिखा है जो धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है, यानी अपर्याप्त होना, जो चेक की राशि जो चढ़ी हुई है उस पर वो अपर्याप्त होना। यानी सीधी सी बात यह है कि आप बैंक के पास गए चेक लेके, और चेक लेके बैंक के पास देखे तो बैंक ने कह दिया कि आप जिस खाते का आपको चेक दिया गया है उसमें अनसफिशिएंट फंड है, उसमें उतनी राशि नहीं है जितनी चेक में लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि वह उस रकम से अधिक जिसका बैंक के साथ करार द्वारा ठहराव है, यानी
ऐसा कोई लेखीवाल के द्वारा बैंक और लेखीवाल के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया गया है, करार कर लिया गया है, जिससे पेमेंट करने में ठहराव वो बनना है, तो वो चीज हो रही है उस स्थिति में। और इसमें अपन बात करेंगे तो इस स्थिति में जब चेक बाउंस हो जाता है, तो उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई चेक बाउंस किया जाता है, तो उस स्थिति में उस पर कितना शास्ति लगाई जाएगी, तो वो धारा 138 वो भी बताती है कि वो भी उपबंध करती है कि कितनी शास्ति उस पर लगाई जाएगी। तो उस पर लगाया जाएगा दंड के रूप में किसी भांति का कारावास जो कि 2 साल तक का हो सकता है, और चेक की राशि के दुगने से दंडित किया जाएगा, यानी जो चेक की राशि होगी उसके दुगने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन आएंगे कि लेखीवाल कौन होता है। लेखीवाल का मतलब सेक्शन 7 में दिया गया। लेखीवाल यानी चेक का रचयिता कौन होता है, लेखीवाल होता है। चेक को जो लिखता है वो लेखीवाल होता है। ऊपरीवाल का मतलब के लिए तद द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति ऊपरवाल कहलाता है, यानी जिस व्यक्ति को जो चेक दिया जाता है, जो संदाय के लिए भुगतान पाना चाहता है, उस पाने वाले को कहते हैं आप ऊपरीवाल। जब आप पाने वाले को पढ़ेंगे, पाने वाला सेक्शन 7 में जो पाने वाला है, उस पाने वाले को क्या कहते हैं, तो लिखित में नामित व्यक्ति वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है, किसी लिखित द्वारा निर्दिष्ट हो, वो पाने वाला कहलाता है। यानी धन, इसमें अंडरलाइन करें आप, जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है, उसे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, पाने वाला। उसके बाद हम बात करेंगे जिक्रीवाल पर। जिक्रीवाल भी सेक्शन 7 में बताया गया है। जिक्रीवाल का मतलब क्या होता है। जिक्रीवाल का मतलब है जबकि विनिमय पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में ऊपर वाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया हो जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेने की के लिए माना जाता है, तब ऐसा व्यक्ति जिक्रीवाल कहलाता है। यानी जिक्रीवाल का मतलब क्या होता है, ऊपरी वाल। इसमें अंडरलाइन क्या करें आप, इसमें लिखा है पहली लाइन में ही, ऊपर वाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है। अगर ऊपरी वाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है जो कि लेने के लिए उसमें दिया गया है, तो उसे कौन कहेंगे, आप जिक्रीवाल कहेंगे। सेक्शन 7 में बताया गया है। उसके बाद अपन आएंगे सेक्शन 13 में पराक्रम लिखित। पराक्रम लिखित क्या बात करता है। सेक्शन 13 में क्या दिया गया पराक्रम लिखित के बारे में, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक तीनों आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक तीनों आता है। अब मैं कहूं कि सिविल जज के हिसाब से अगर मैं देखा जाए कि व्यवहार न्यायाधीश के हिसाब से क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें बंद पत्र। बंद पत्र कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो कौन कौन से नहीं होते हैं, इसके साथ साथ और भी पॉइंट है। पहला पॉइंट बंद पत्र है, दूसरा है सावधि जमा रसीद, तीसरा है हुंडी, चौथा है ऋण लिखित। यानी 4 पॉइंट आते हैं, बंद पत्र, सावधि जमा रसीद और हुंडी और ऋण लिखित। तो ये तीनों चारों जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, वो 4 पॉइंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे सेक्शन 18 के बारे में। सेक्शन 18 में दिया गया है कि जहां अंक और शब्दों में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। अंक शब्दों में कैसी भिन्नता, जैसे जो चेक में जो राशि दी जाती है उसमें अंक में भी लिखा जाता है और शब्दों में भी लिखा जाता है। अगर किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है दोनों में, मानेंगे तो उस कंडीशन में हम अंकों को नहीं मानेंगे। अंक को नहीं मानकर हम शब्दों को मानेंगे कि शब्दों में कितनी राशि उस पर डाली गई, लिखी गई है। धारा 138 में उसका प्रोवाइजो क्या कहता है। प्रोवाइजो कहता है परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह, पहला पॉइंट दिया गया है, वह चेक उसके, मतलब ये धारा जो है इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक ये पॉइंट इस पर नहीं आते हैं। तो पहला पॉइंट आता है वह चेक उसके लिखे जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वोत्तर हो बैंक को प्रस्तुत ना किया गया हो। सीधी सी बात यह है। पक्षकार नंबर 1 ने पक्षकार नंबर 2 को किसी प्रकार का चेक दिया। अब धन या दायित्व के उन्मोचन के लिए उसने चेक दिया, किसी धनराशि संदाय के लिए चेक दिया। अब चेक उसको प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर उसको बैंक में लगाना पड़ेगा। अगर बैंक में नहीं लगाता है, 6 महीने निकल जाते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन है, फिर ऑप्शन आता है कि आप मनी रिकवरी सूट लगाएं 3 साल के अंदर अंदर।
वो 3 साल के अंदर अंदर मनी ग्रैब इशूड लगता है उसके लिए। उसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें कि अब जिक्री जो ऊपर वो था क्या कहते हैं लेखीवाल ने उस व्यक्ति को चेक दिया जिसको उसको धनराशि चाहिए थी, तो उसको उसने चेक दिया पचिका नंबर 2 को। अब पचिका नंबर 2 ने जब चेक ग्रहण किया और उसने बैंक में 6 महीने के अंदर अंदर लगा दिया। अब 6 महीने में लगाने के बाद वो हो गया चेक बाउंस बैंक से चेक बाउंस होने के बाद जब वो वापस आता है तो उस तारीख से, यानी बैंक से, इसमें देखना बैंक से उसे सूचना प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिमांड नोटिस देना पड़ेगा। यानी जिसने चेक लिया था अपने हाथ में उसको वापस होकर जब बैंक से मिलता है चेक, तो उसको अपनी 30 दिन के अंदर अंदर जिसने चेक लिखा था लेखीवाल को सूचना भेजना पड़ेगी, यानी डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा कि ये कंडीशन है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर भेजना पड़ेगा। उसके बाद इसके सी पे पॉइंट आते हैं। सी पॉइंट लिखा है लेखीवाल को वो सूचना प्राप्त हुई, डिमांड नोटिस प्राप्त हो गया। अब जब सामने वाली पार्टी ने लेखीवाल को डिमांड नोटिस दे दिया, अब लेखीवाल क्या करेगा, लेखीवाल को 15 दिन के अंदर अंदर उसको जो भी पेमेंट थी धनराशि संदाय करना पड़ेगी। ठीक है, यही पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको नए टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।